हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंट बुक के बारे में। कभी कभी जिंदगी में हम इतनी जोर से कुछ चीजों को पकड़कर बैठे होते हैं कि वो चीजें हमारे अंदर की शांति, हमारे सुकून, हमारी मुस्कान सब कुछ धीरे धीरे खा जाती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम अकेले पड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम मजबूती से पकड़कर बैठे हैं वही चीज हमें अंदर से तोड़ रही होती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना एक कला है। कई बार लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती और चीजें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था। अगर हम हर समय परेशान होते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बजाय अगर हम स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और हमें उन्हें जाने देना है तो हमारा जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो सकता है। जब हम अपने पुराने दर्द से चिपके रहते हैं तो वे हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। बचपन में किसी ने हमें बुरा भला कहा था, किसी दोस्त ने हमें धोखा दिया था, हमने रिश्ते में बहुत कुछ सहा है। हम इन चीजों को सालों तक अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में हमारी मदद करती हैं या ये सिर्फ हमारे दिल और दिमाग पर बोझ बन जाती हैं? सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने पुराने घावों को पकड़े रहेंगे नए घाव बनते रहेंगे। इसलिए खुद को हल्का करने और अपने दिल और दिमाग को खुला रखने के लिए हमें माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को माफ कर दें और उसी तरह से फिर से उससे जुड़े, लेकिन अपने भले के लिए उस दर्द को छोड़ देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग खुद को एक निश्चित पहचान से जोड़े रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मजबूत, परिपूर्ण या एक निश्चित तरीके से दिखना चाहिए। अगर हम किसी विशेष परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं। अगर हम किसी रिश्ते में सफल नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, लेकिन यही सोच हमें सीमित कर देती है। हमारी असली पहचान एक असफलता या सफलता से तय नहीं होती, बल्कि हम हर दिन खुद को एक नए तरीके से ढाल सकते हैं। अगर हम खुद को एक लचीली पहचान के साथ देखना शुरू कर दें, यानी अगर हम बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत और आसान हो सकती है। खुद को बेहतर तरीके से समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पता लगाएं कि हमें क्या खुशी देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें क्या दुख देता है? क्या हमारे अंदर कोई अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है? इन सवालों पर ध्यान देने से हमें खुद को जानने में मदद मिलती है। जितना हम खुद को समझेंगे उतना ही हम अपने जीवन के बारे में समझ पाएंगे। हमारे लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि हमें किन चीजों पर नियंत्रण रखना है और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब हम नियंत्रण छोड़ना सीख जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन को उसके हाल पर छोड़ दें, हार मान लें और बिल्कुल भी प्रयास न करें। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं और बाकी को छोड़ दें। अगर कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर बारिश हो रही है तो आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय आप अपनी उम्मीदों को समायोजित कर सकते हैं। कई बार हम पूर्णता की तलाश में खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा सब कुछ सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। गलतियां मानव स्वभाव का हिस्सा हैं और हमें पता होना चाहिए कि इन गलतियों के लिए खुद को कैसे माफ करना है। अगर हम हर गलती के लिए खुद को कोसते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुद को जानना और नियंत्रण छोड़ देना दोनों एक साथ होते हैं। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं
तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ बोझ बन गई है। अगर कोई चीज आपको बार बार दुखी कर रही है तो सबसे अच्छा तरीका है उसे छोड़ देना। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद पर भरोसा करना। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने रास्ते पर सही हैं और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जीवन हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं और नियंत्रण छोड़ना जानते हैं तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो हमें परेशान करती है वह है हमारे अपने विचार और भावनाएं। कई बार हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा करार देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखें तो क्या होगा? यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को अधिक शांत कर सकते हैं। हम खुद को स्पष्ट और संतुलित बना सकते हैं। इसे गैर निर्णयात्मक अवलोकन कहा जाता है, अर्थात बिना किसी निर्णय के हम खुद को और अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया इसे अच्छा या बुरा कहने की होती है। अगर हम खुश हैं तो हम इसे अच्छा मानते हैं और अगर कोई दुखद विचार आता है तो हम इसे बुरा मानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे बिना जज किए एक पर्यवेक्षक की तरह देखते रहें तो वह विचार हमें परेशान किए बिना आएगा और चला जाएगा। मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है। अब पानी के साथ कुछ सूखे पत्ते बह रहे हैं, कुछ फूल भी आ सकते हैं और कभी कभी कचरा भी आ सकता है। क्या होगा अगर आप हर चीज को पकड़ना शुरू कर देंगे? तो आप उलझ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पकड़े बहते हुए देखते रहेंगे, क्या होगा? आप शांत हो जाएंगे। हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ भी यही तरीका अपनाना होगा। हमें उन्हें आते जाते देखना होगा बिना यह कहे कि वे अच्छे हैं या बुरे। यह आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन आदतन है जब भी कोई विचार आता है तो वह तुरंत उसे एक श्रेणी में डाल देता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह चिंता का विषय है, यह खुशी का विषय है। लेकिन जब हम गैर निर्णयात्मक अवलोकन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को चीजों को वैसे ही देखना सिखाते हैं जैसे वे हैं। यदि आपके मन में यह विचार आता है कि मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रहा हूं, विशेष या लोग मेरी सराहना नहीं करते हैं, तो आम तौर पर आप इसे एक नकारात्मक विचार मानेंगे और फिर इसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप दुखी हो सकते हैं या क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे केवल एक विचार के रूप में देखते हैं और सत्य के रूप में नहीं देखते हैं तो यह आपको परेशान नहीं करेगा। यह बस बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। कई बार हम गुस्सा, दुखी या परेशान महसूस करते हैं, हम डरे हुए या शर्मिंदा महसूस करते हैं और हम इसे बुरा मानकर इसे दबाने की कोशिश करते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वह भावना मजबूत हो जाती है। यदि आप इसे केवल देखते हैं और इसे अपने आप आने और जाने देते हैं तो यह आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। गैर निर्णयात्मक अवलोकन हमारे भावनात्मक नियमन में बहुत मदद करता है। जब हम बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना सीख जाते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्थिति में गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं। या तो आप उस गुस्से में बह जाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है,
या आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। लेकिन यदि आप इस गुस्से को सिर्फ देखें और कहें कि ओह अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, तो वह गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह के अवलोकन से हमारे निर्णय में भी सुधार होता है, मन साफ होता है। और यदि हम अपनी भावनाओं में उलझे बिना कोई निर्णय लेते हैं तो यह ज्यादा सही है। मान लीजिए आपको किसी रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन यदि आप अपने अंदर की बहुत सारी भावनाओं में बह जाते हैं तो संभव है कि आप कोई भावनात्मक फैसला ले जो आगे चलकर सही न हो। लेकिन यदि आप सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में खुद का अवलोकन करेंगे तो यह सही होगा। यह एक तरह का मानसिक व्यायाम है और इसका रोजाना अभ्यास करना जरूरी है। अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीके हैं। एक माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या बुरे। बस उन्हें आते जाते देखें। दो जर्नलिंग। कभी कभी आप लिखते समय खुद को भावनाहीन बना लेते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर आपको यह भी एहसास होता है कि यह सिर्फ एक विचार या भावना है, कोई सच्चाई नहीं। 3 प्रकृति अवलोकन। बाहर जाकर प्रकृति अवलोकन भी एक अच्छा अभ्यास है। जब आप आकाश में बदलते रंगों, पेड़ों की हलचल या पक्षियों की चहचहाहट को बिना लेबल किए देखते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। 4 ध्यान। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करना, जिसमें आप सिर्फ अपने विचारों को देखने का अभ्यास करते हैं। यह बहुत फायदेमंद है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठ जाएं और अपने मन में आने वाले विचारों को बिना कोई लेबल दिए देखने की कोशिश करें। जब हम गैर निर्णयात्मक अवलोकन का अभ्यास करते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम अपने विचार और भावनाएं नहीं हैं, वे सिर्फ एक अस्थायी अनुभव हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। इससे हमारे जीवन में अधिक शांति आती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अधिक समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई विचार या भावना आए तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय बस उसे देखें, जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। उसका न्याय न करें, उसे अपना अर्थ न दें, बस उसका निरीक्षण करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक अलग तरह का अस्तित्व महसूस करेंगे। आप स्वतंत्रता और शांति महसूस करेंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो हमें रोकती है वह है हमारी अपनी मान्यताएं। ये मान्यताएं बचपन, समाज, परिवार, दोस्तों और हमारे अपने अनुभवों से बनती हैं। कुछ मान्यताएं हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। ये नकारात्मक मान्यताएं हमारे मन में इस तरह बैठ जाती हैं कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये हमारी चिंता, अधिक सोचने और कम आत्मविश्वास के असली कारण हैं। लेकिन अगर हम इन्हें पहचान कर चुनौती दें तो हमारी सोच बदल सकती है और अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित हो सकती है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारा मन हमें कई तरह के नकारात्मक विचार देने लगता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये सभी मान्यताएं बिना सोचे समझे हमारे मन में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को आकार देने लगती हैं। दरअसल ये मान्यताएं सत्य नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन में बनाई गई कहानियां हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें और इनका विश्लेषण करें तो हम समझ जाएंगे कि ये हमें सीमित कर रही हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या यह वाकई सच है, क्या मेरे पास कोई ठोस सबूत है कि यह विश्वास सही है, या यह सिर्फ मेरे मन द्वारा पैदा किया गया डर है। मान लीजिए आपको कोई बड़ा काम करना है, लेकिन यह विश्वास आपके अंदर बैठा है, मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। अब अगर आप इसे सच मान लेंगे
तो आप कोशिश नहीं करेंगे, या अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस विश्वास को चुनौती देते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मैं वाकई कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं हो सकता है कि आपने पहले कई बार अच्छा किया हो, लेकिन आपका दिमाग केवल असफलताओं को ही याद रखता है। ऐसी नकारात्मक मान्यताएं हमारी चिंता को भी बढ़ाती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका कारण ये मान्यताएं हैं। अगर आपको यह विश्वास है कि अगर मैं किसी से बात करता हूं तो वे मुझे जज करेंगे, तो हर बार जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करने के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा सोचने लगेगा कि मैंने ठीक से बात की या नहीं। लेकिन अगर आप इस मान्यता को चुनौती देते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या हर कोई मुझे जज करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैंने कभी उन लोगों से बात की है जो मुझे पसंद करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह मान्यता गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। अगर हम बार बार नकारात्मक मान्यताओं को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और हमारी सोच उसी पैटर्न में चलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग लचीला होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बार बार अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें तो एक नई मानसिकता विकसित की जा सकती है। नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। इसके लिए हमें अपने विचारों लेकिन अगर आप इस मान्यता को चुनौती देते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या हर कोई मुझे जज करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैंने कभी उन लोगों से बात की है जो मुझे पसंद करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह मान्यता गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। अगर हम बार बार नकारात्मक मान्यताओं को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और हमारी सोच उसी पैटर्न में चलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग लचीला होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बार बार अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें तो एक नई मानसिकता विकसित की जा सकती है। नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। इसके लिए हमें अपने विचारों का अवलोकन करना होगा। जब भी आपको कोई ऐसा विचार आए जो आपको डराता है या रोकता है, उसे लिख लें, फिर उससे पूछें क्या यह मान्यता वाकई सही है। 2. क्या इसका कोई प्रमाण है या यह सिर्फ मेरा डर है। 3. क्या मैं इसे दूसरे नजरिए से देख सकता हूँ। 4. अगर मेरा कोई दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। मान लीजिए आपका यह मानना है कि मैं कभी नेता नहीं बन सकता क्योंकि मैं अंतर्मुखी हूँ। अब इस विश्वास को चुनौती दें। क्या हर नेता वास्तव में बहिर्मुखी होता है। स्टीव जॉब्स, मार्कस जुकरबर्ग जैसे कई सफल लोग अंतर्मुखी थे, फिर भी वे महान नेता बने। जब आप इस विश्वास को चुनौती देंगे तो आप समझेंगे कि यह सिर्फ आपके मन द्वारा बनाया गया एक झूठा डर था। नकारात्मक विश्वासों को बदलने के लिए हमें नए सकारात्मक विश्वास बनाने होंगे। अगर आपका यह विश्वास है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो इसे बदल दें और कहना शुरू करें कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसे बार बार दोहराएं जब तक आपका मन इसे सच मानने न लगे। इसके लिए पुष्टि बहुत उपयोगी है। जब आप बार बार अपने मन को सकारात्मक विश्वासों से भरते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा। जैसे मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं, मैं आश्वस्त हूं और मेरे पास सफलता प्राप्त करने की शक्ति है।
मुझे खुद पर विश्वास है। हर सुबह और सोने से पहले पुष्टि कहने की आदत डालें। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग एक नया पैटर्न बना लेगा। माइंडफुलनेस भी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वे सिर्फ विचार हैं, वास्तविकता नहीं। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आपकी जागरूकता बढ़ती है और आप अपने मन को अधिक सचेत रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरना। जिन लोगों के साथ आप अधिक समय बिताते हैं उनका आपकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसके अलावा जब भी कोई नकारात्मक मान्यता आपको पकड़ने की कोशिश करे तो उसे कार्रवाई से चुनौती दें। अगर आपको लगता है कि मैं सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकता तो छोटे कदम उठाएं। पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे समूहों में और फिर धीरे धीरे बड़े मंचों पर। लेकिन जब आप कार्रवाई करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप पुरानी मान्यता को छोड़कर नई मान्यता को अपनाने लगता है। नकारात्मक मान्यताओं को बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं और इसका रोजाना अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदलने लगेगी। चिंता और अधिक सोचना कम होने लगेगा और आप अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मक महसूस करेंगे। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे चुनौती देना न भूलें। उसे ऐसे ही स्वीकार न करें बल्कि उससे सवाल पूछें, उसे गलत साबित करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। हमारा दिमाग हमेशा हजारों विचारों से भरा रहता है। कभी किसी अधूरे काम की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें, कभी आने वाले कल का डर। जब ये सभी चीजें दिमाग में जमा होती रहती हैं तो हमारा दिमाग एक भारी बोझ की तरह महसूस करने लगता है। हम चिंता महसूस करने लगते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हमारे दिमाग में एक अजीब सी मानसिक अव्यवस्था बनी रहती है। इस अव्यवस्था को दूर करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है ब्रेन डंपिंग। एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने मन में चल रही हर बात को बिना किसी रोक टोक के लिख लेते हैं। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारी भावनाएं बाहर आ जाती हैं और हमें स्पष्टता मिलती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक कमरे की तरह है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हुआ है, चीजें यहाँ वहाँ पड़ी हैं और कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो आपको वहाँ रहना कैसा लगेगा? यह शायद बहुत असहज, गंदा और असुविधाजनक होगा। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप उस कमरे को साफ कर दें, अनावश्यक चीजों को हटा दें और हर चीज को उचित तरीके से व्यवस्थित कर दें। आपको अच्छा लगेगा, जगह विशाल लगेगी और आप अधिक आराम से रह पाएंगे। ब्रेन डंपिंग बिल्कुल उसी तरह काम करता है, अंतर केवल इतना है कि यह हमारे मन की अव्यवस्था को साफ करता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारा मन एक ही बात को बार बार दोहराने लगता है। मान लीजिए आपको एक महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा को पूरा करना है, लेकिन साथ ही आप कुछ अन्य चीजों के बारे में भी चिंतित हैं, जैसे अगर आप इन सभी चीजों को लिख लें और उन्हें बाहर फेंक दें तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। यह लैपटॉप की रैम को खाली करने जैसा है। जब तक अनावश्यक फाइलें हैं तब तक सिस्टम धीमा रहता है, लेकिन जब हम उन्हें हटा देते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है। ब्रेन डंपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी आप तनाव में हो या आपको लगे कि आप बहुत चिंतित महसूस कर रहे हैं तो बस एक नोटबुक उठाएं और लिखना शुरू करें। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे बिना सोचे समझे, बिना छाने लिखें। यह जरूरी नहीं है कि आपका लेखन संरचित हो या
उसमें उचित वाक्य हों, जो भी अंदर चल रहा है उसे बाहर निकाल दें। यह तकनीक हमारे अवचेतन मन को साफ करने में भी मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वास्तव में हमें क्या परेशान कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम परेशान हैं एक बात की वजह से, लेकिन असल में वजह कुछ और है। जब हम ब्रेन डंप करते हैं तो हमें खुद से जुड़े कई छिपे हुए विचारों और भावनाओं के बारे में पता चलता है। यह आत्मजागरूकता बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बार बार सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बस भ्रमित और बेचैन महसूस कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको स्पष्टता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप समझने लगेंगे कि वास्तव में आपको क्या परेशान कर रहा है। क्या वह व्यक्ति आपको चोट पहुंचा रहा है? क्या आप किसी चीज से डरते हैं या आप बस पुरानी यादों में फंसे हुए हैं? जब आप अपने विचारों को बाहर फेंकते हैं तो यह आपकी भावनाओं को संसाधित करने में आपकी मदद करता है और आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, जिससे ब्रेन डंपिंग और भी प्रभावी हो जाता है। कुछ तकनीकें हैं जो इसे और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं। एड-फ्री लेखन सबसे आसान तरीका है। बस एक कलम लें और एक कागज लें और बिना रुके लिखना शुरू करें। कोई योजना नहीं, कोई संरचना नहीं, बस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे लिखते रहें और प्रवाह करें। दो श्रेणियां हैं ब्रेन डंपिंग। इसमें आप अपने विचारों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत चिंताएं, काम का तनाव, भविष्य की योजनाएं या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। इससे आपको अपने विचारों को अधिक संगठित तरीके से देखने में मदद मिलेगी। 3 माइंड मैपिंग। अगर आपको लिखने में मजा नहीं आता है और आप चीजों को दृष्टिगत रूप से देखना पसंद करते हैं तो आप माइंड मैप बना सकते हैं। इसमें आप एक मुख्य विचार लिख सकते हैं और उससे संबंधित सभी उप विचारों को रात के समय ब्रेन डंप के लिए बना सकते हैं। सोने से पहले ब्रेन डंपिंग बहुत प्रभावी है। कई बार हम सो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग बंद नहीं होता, उसमें हजारों चीजें चलती रहती हैं। इस वजह से हम ठीक से सो नहीं पाते। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ठीक से सो नहीं पाते। अगर हम सोने से पहले कुछ काम कर लें तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है। अगर हम अपने दिमाग में चल रही सभी चीजों को लिख लें तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हमें अच्छी नींद आती है। 5 महान ज्वार ब्रेन डंप। केवल समस्याओं और चिंताओं को ही न लिखें बल्कि अपने आशीर्वाद और उपलब्धियों को भी लिखें। जब हम उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हमारा दिमाग स्वचालित रूप से एक सकारात्मक मानसिकता की ओर बढ़ने लगता है। ब्रेन डंपिंग का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह हमारी ओवरथिंकिंग को कम करता है। जब कोई विचार हमारे दिमाग में बार बार घूमता रहता है तो यह हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो यह हमारे दिमाग से निकल जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। यह तकनीक निर्णय लेने में भी मदद करती है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा विकल्प सही है तो ब्रेन डंपिंग हमें स्पष्टता देता है। आप विभिन्न संभावनाओं को लिख सकते हैं, उनके फायदे और नुकसान देख सकते हैं और फिर एक अभिव्यक्ति बना सकते हैं। आप निर्णय ले सकते हैं। यह भावनात्मक उपचार के लिए भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अगर आपके अंदर कोई पुराना दुख, दर्द या अपराध बोध है तो उसे लिख लें। अपनी भावनाओं को शब्द दें और उन्हें बाहर निकाल दें। इससे आपको भावनात्मक राहत मिलेगी और आप काफी हल्का महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेन डंपिंग करने के लिए आपको किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है। बस एक नोटबुक लें और लिखना शुरू करें। यदि आप हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं तो आपको कई सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। आपका दिमाग साफ हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, अधिक सोचना कम हो जाएगा और आप अपने जीवन में अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। तो अगली बार जब आपका मन किसी बोझ से भारी लगे, उसे अंदर रखने के बजाय उसे बाहर आने दें। बिना रुके, बिना सोचे लिखें और देखें कि
तीन दृश्यावलोकन कभी कभी मानसिक रूप से खुद को अपनी स्थिति से अलग करने का एक अच्छा तरीका है कि आप कल्पना करें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और मुख्य पात्र आप हैं। जब आप अपने जीवन को एक कहानी के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर कहानी का एक समाधान होता है। चार, धीमी गति से सांस लेना और ध्यान। जब हम किसी भावना में फंस जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क तेजी से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, लेकिन अगर हम कुछ गहरी सांस लेते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आत्मदूरी मोड में चला जाता है और हमें कुछ मानसिक शांति मिलती है। हमें स्थिति को शांति से देखने का मौका मिलता है। किसी और के साथ चर्चा करते हुए जब हम किसी और के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो हमें चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलता है। इससे हमें यह महसूस करने में मदद मिलती है कि शायद हम एक छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं या हम चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। आत्मदूरी केवल समस्याओं के लिए ही नहीं लेकिन आत्मसुधार के लिए भी यह हमें अपने विकास को समझने में मदद करता है। कई बार हम अपनी प्रगति को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम अपने आप में इतने फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम पीछे हटें और देखें तो हमें एहसास होगा कि हमने कितना सीखा है, हमने कितनी चीजों पर काबू पाया है और हमने कितना विकास किया है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्मदूरी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं से भागने के लिए नहीं कहता है, लेकिन यह हमें उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना सिखाता है। जब हम इस कौशल को विकसित करते हैं तो हम अधिक शांति महसूस करते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम जीवन की हर चुनौती को एक मजबूत और संतुलित मानसिकता के साथ संभालने में सक्षम होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी समस्या में फंसें तो खुद से यह न पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह सोचें कि अगर मैं किसी और को इस स्थिति में देखूं तो मैं उसे क्या सलाह दूंगा। यह सरल तकनीक आपको हर स्थिति में एक बेहतर और अधिक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति बनने में मदद करेगी। हम सभी अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस पर हमें गर्व महसूस हो, लेकिन कभी कभी यह इच्छा धीरे धीरे पूर्णतावाद में बदल जाती है और फिर यही बात हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। हमें लगता है कि हम जो भी करें वह सही होना चाहिए और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है? सच्चाई यह है कि पूर्णता सिर्फ एक भ्रम है, एक लक्ष्य जो कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम पूर्णता के बजाय उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो हमारा विकास बेहतर होगा, हम अधिक सीखेंगे और हमारा जीवन अधिक संतोषजनक होगा। पूर्णतावाद के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि कोई कार्य पूर्ण होना चाहिए तो इसे शुरू करने से पहले ही हम इसे शुरू करने से डर जाते हैं, या हम इसे इतना सही करते रहते हैं कि अंत में हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। यह अतिविचार का एक बड़ा कारण बन जाता है और हमें अनावश्यक तनाव और चिंता देने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपको पेंटिंग या लेखन जैसा कोई नया कौशल सीखना है। यदि आपके पास पूर्णतावादी मानसिकता है तो आप हर स्ट्रोक, हर शब्द को बार बार जांचेंगे और हर छोटी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप उस काम का आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान सुधार पर नहीं बल्कि निष्फलता पर होगा। लेकिन अगर आप इसे उत्कृष्टता के नजरिए से देखेंगे तो आप इसे सफलता में बदल देंगे। आप इसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में लेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे अपने कौशल में सुधार करेंगे। पूर्णतावादी सोच की एक और समस्या यह है कि यह हमें असफलता से डराती है। एक पूर्णतावादी के लिए असफलता का मतलब है कि वह पूरी तरह से विफल हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम गलतियां करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है
और क्या गलत। लेकिन अगर हम पूर्णतावादी सोच के कारण हर गलती से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम इस मानसिकता को बदलने के लिए सीखने का अवसर भी खो देंगे। पूर्णतावाद को पहचानना और उसे चुनौती देना आवश्यक है। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हम एक आदर्श व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। अगर आपकी यह आदत है कि आप किसी भी काम को तब तक सबमिट नहीं करते जब तक वह बिल्कुल सही न लगे, या अगर आप छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद की बहुत अधिक आलोचना करते हैं, तो यह पूर्णतावादी सोच का विज्ञान है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का पुस्तक सारांश। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और सारांश को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।